हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 17 फरवरी के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द टर्म टूल किट recently seen in news? First, a toolkit is essentially a set of adaptable guidelines or suggestions to get something done. Second, in India, it is not being used by any government agencies. And the correct answer is A, one only. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ये जो काफ़ी बार रिसेंटली ये न्यूज़ में टर्म आ रही है टूल किट, तो ये टूल किट का मतलब क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, तो उसके लिए ऐसी टूल किट रिलीज की जाए। अब रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो है वो टूल किट का यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, कौन से गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को हम मीडिया में पब्लिश करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर कैसी पोस्ट पब्लिश करेंगे। तो इन सब के लिए जो गाइडलाइंस रिलीज की जाती है उसे कहते हैं टूल किट। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इस टाइप की टूल किट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा भी रिलीज की जाती है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट करने के लिए टूल किट डिस्क्लोज की थी। अब उसके अंदर ये लिखा था कि किस तरीके से इसका वायोलेशन जो है वो चेक होगा, कैसे हम किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे सकते हैं, अगर कोई वायोलेट करता है तो क्या उसकी पनिशमेंट होगी, ये सब चीज़ इस टूल किट के अंदर दी गई थी। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट ऐसी टूल किट को यूज़ नहीं करती। आंसर इज ए, वन ओनली। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारी जगह पे ये टूल किट कॉन्स्पिरेसी वर्ड जो है वो यूज़ में है, इसलिए हमें इसके बारे में इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स मेथड फॉर द एग्रीकल्चर इज इन्वेंटेड एंड यूज्ड बाय OECD. सेकेंड, द प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन इंडिया। सॉरी, ये इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि इंडिया का ये जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ओइंग टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी बीइंग गिवन टू द फार्मर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ये प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट मेथड है क्या? तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, उनके द्वारा ये मेथड जो है वो इन्वेंट की गई है कि किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनके फार्मर्स को उसकी प्रोड्यूस के लिए, उसकी प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस सपोर्ट मिलता है मार्केट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो ये अभी नेगेटिव रेट पे है, इट इज़ नेगेटिव इन इंडिया। तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। इसके ऊपर हम और दो क्वेश्चन देखेंगे कि एक्चुअली ये मेथड है क्या। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था विच टॉक्स अबाउट दिस टैक्सेशन मेथड गिवन बाय द OECD। रिसेंटली OECD ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा गया कि गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। इसकी वजह से वहाँ के जो फार्मर्स है उनकी इनकम इट इज़ नेट टैक्सेबल, मतलब गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करती है उससे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट खुद फार्मर के पास से ले लेती है। तो उस पर्टिकुलर मेथड को इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है कि क्यों ये OECD की मेथड जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट सिस्टम जो है उसको मेंशन किया गया है, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो हम दूसरा क्वेश्चन उसके ऊपर देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इन इंडिया देयर इज नो मैकेनिज्म टू प्रोक्योर मिल्क एट MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। सेकेंड, द प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स इन इंडिया इज नेगेटिव ड्यू टू लोअर बजटरी सपोर्ट टू एग्रीकल्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली।
फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। इंडिया के अंदर मिल्क जो है इट इज़ नॉट अ कमोडिटी कि जिसको गवर्नमेंट एमएसपी पे प्रोक्योर करती है। करंटली मिल्क इज टोटली रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो किस तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है वो भी हम आर्टिकल के अंदर देखेंगे। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है कि इंडिया के अंदर ये पीएसई अगर नेगेटिव है तो उसका रीजन ये नहीं है कि गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट नहीं करते, उसके दो कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आप इस पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि ओवरऑल दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में इंडिया जो है उसका पीएसई -6% है। अगर हम बात करें कि ओईसीडी कंट्रीज के अंदर कितना है तो इट इज +18.2%, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर +19.6%, यूएस के अंदर +9.5%। तो इंडिया के अंदर ये नेगेटिव क्यों है, तो उसके लिए आपको इसके कंपोनेंट समझने पड़ेंगे। तो पीएसई सिस्टम जो है उसके दो कंपोनेंट है, द फर्स्ट इज एमपीएस एंड द अदर वन इज नोन एज बीओटी। एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस सपोर्ट एंड बीओटी का मतलब होता है बजटरी ट्रांसफर। मार्केट प्राइस सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर कंट्री में जो डोमेस्टिक प्राइस है और उसकी कंपैरिजन में जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल कि किसी कॉमोडिटी की प्राइस इंडिया के अंदर 100 रुपीज़ है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस 500 रुपीज़ है, तो मार्केट प्राइस सपोर्ट मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 400 रुपये का, उसे कहेंगे एमपीएस। दूसरा जो कंपोनेंट है बीओटी कंपोनेंट, इसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसे काउंट किया जाता है। तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया की नेट पीएसई जो है इट इज़ नेगेटिव, अराउंड आप देख सकते हैं कि -1.5 लाख जितनी है। अब उसके अंदर दोनों को हम बाइफरगेट करें कि ये दोनों कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं, तो ओवरऑल बजटरी ट्रांसफर जो है इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन एमपीएस कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। इसलिए इंडिया के अंदर ये पीएसई का जो वैल्यू है वो नेगेटिव देखने को मिलता है। सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसफरिंग सफिशिएंट फंड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज़ बिकॉज द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस आर वेरी मच फ्लक्चुएटिंग। तो उसके ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या रीजंस है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजंस ऑफ मार्केट प्राइस सपोर्ट बीइंग लो फॉर इंडिया एज पर OECD रिपोर्ट। फर्स्ट इज essentiality for domestic food security, second short term fluctuations in the international prices, and third smaller quantity of exports. And the correct answer is D 1, 2 and 3। ये तीनों रीजंस करेक्ट है। अब इस आर्टिकल के अंदर एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसे हम नाम देते हैं ए, तो ये ए का पीएसई नेगेटिव होगा तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में उसकी असेंशियलिटी क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे वीट एंड राइस ज़्यादा कंज्यूम होते हैं इंडिया के अंदर, तो हम अगर जो भी प्रोडक्शन होगा उसका तो सबसे पहले हम इंडिया में रखेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है तब जाके हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो सबसे पहले उसकी असेंशियलिटी जो है उसकी वजह से भी ये नेगेटिव हो सकता है। दूसरा रीज़न यहाँ पे दिया गया है फ्लक्चुएशन का, कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से भी ये प्राइस नेगेटिव हो सकती है। और तीसरा रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर एग्रीकल्चर जो उसका शेयर काफ़ी कम है, तो कोई भी कंट्री चाहे कितना भी प्रोडक्शन सेल करे लेकिन वो माइन्यूट अमाउंट में ही होगा। सो द क्वांटिटी इज वेरी लो, द फ्लक्चुएशंस आर वेरी फ्रीक्वेंट एंड द कमोडिटीज आर वेरी असेंशियल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आंसर होगा इसका D 1, 2 and 3। फिफ्थ क्वेश्चन, द टर्म पायरोटेक्निक्स इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑटोमोबाइल्स, सेकेंड सिनेमेटोग्राफी, थर्ड फायर क्रैकर्स and fourth building construction। and the correct answer is C firecrackers। ये पायरोटेक्निक्स जो है
किस तरीके से फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं उसकी टेक्निक को कहते हैं पायरोटेक्निक, कौन से सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाना चाहिए। तो इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि द बेसिक फार्मूला ऑफ द पायरोटेक्निक केप्ट अनचेंज्ड फॉर मैनी ईयर्स, की काफ़ी सालों से ये फायर क्रैकर्स बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें यही एक ऐसी टेक्निक है कि जिसकी बेसिक फार्मूला एज इट इज़ है। तो अभी ये इंडस्ट्री जो है वो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज तमिलनाडु इज़ नोन एज दी हब ऑफ फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग। तो वहाँ पे काफ़ी बार ये फायरिंग के इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि किस तरीके से वहाँ पे जो लेबर काम कर रहा है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और कंट्री डज नॉट डायरेक्टली शेयर बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी लेबनन, ऑप्शन सी वेस्ट बैंक एंड ऑप्शन डी सीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज सी वेस्ट बैंक। यहाँ पे मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि दिस इज लेबनन जो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है, फिर इजराइल जो है वो येलो कलर का पार्ट है तो ये भी डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद अगर हम सीरिया देखें तो ये भी डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है। ये वेस्ट बैंक जो है इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन दी इजराइल एंड दिस अदर कंट्रीज, तो ये डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। सो द आंसर इज सी वेस्ट बैंक। सो अभी यूएस के अंदर इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका ये स्टैंड था कि इजराइल और पैलेस्टाइन तो दोनों को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे देखना चाहिए और वो इजराइल को सपोर्ट करते थे। अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो हमारी पॉलिसी थी हम उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ 2 सेपरेट कंट्रीज। तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है कल के न्यूज़पेपर के अंदर। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया श्रीलंका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? फर्स्ट, it was signed in 1997 to promote and protect foreign investment in each other's territories. Second, it allows investor-state dispute settlement mechanism. Third, it ensured fair and equitable treatment. And the correct answer is D 1, 2, 3. ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है 1997 के अंदर साइन की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि दोनों की टेरिटरी के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। अब इसके अंदर एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या होता है कि आप एज अ फॉरेनर किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो होस्ट कंट्री आपको फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं देगी। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री के जो सिटीजन है उनको इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं आपको भी वही बेनिफिट मिलने चाहिए। अगर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलते और आपके साथ कोई बायसनेस दिखाई जाती है तो आप डायरेक्टली इस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में सीयू कर सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर रिसेंटली श्रीलंका ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया और जापान के साथ मिलके कोलंबो के अंदर जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट बनाया जाने वाला था तो वो उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया है। सो इट इज़ एलिज्ड दैट श्रीलंका ने ये दोनों के बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसको ब्रीच किया है। तो अभी उसके ऊपर क्या स्टेप लेने चाहिए इसके बारे में ये आर्टिकल दिया गया है। तो ये दोनों पैराग्राफ के अंदर, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको इसके प्रोविजंस क्या है वो दिखेंगे। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, recently the government of India brought liberalization policy for the acquisition and production of geospatial data. Second, no prior approval is now needed for providing geospatial services including maps. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये जो जियोस्पेटियल डेटा का सेक्टर है उसको डीरेगुलेट किया है। इससे पहले इसके अंदर मैकेनिज्म ये था कि आपको गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल लेना पड़ता था अगर आपको खुद से
कोई पर्टिकुलर थीम के ऊपर या फिर ओवरऑल कोई मैप बनाना है या फिर ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट ने इसको डीरेगुलेट किया है, तो इसके अंदर बाय इंट्रोड्यूसिंग दी लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सो अभी कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई है। तो इसी न्यूज़ के ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था, जियोस्पैटियल डेटा पॉलिसी लिबरलाइज्ड। तो इसके अंदर कुछ प्रोविजन है, ये दोनों पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट महाराजा सुहेलदेव? फर्स्ट, ही इज एन इंडियन किंग फ्रॉम द एंशिएंट सिटी ऑफ श्रावस्ती। सेकेंड, he defeated and killed the Ghaznavi general Ghazi Sayyid Salar Masood at Bahraich, and the correct answer is C, both 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। महाराजा सुहेलदेव जो है, he is known as the king of ancient city of श्रावस्ती, जो कि अभी कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। अभी भी उसका नाम यही है, श्रावस्ती। सो ही इज़ एन एंशिएंट इंडियन किंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। अब ये अराउंड 1034 CE की बात है, जिसके अंदर ये बहरेज विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दी उत्तर प्रदेश एट द बैंक ऑफ सरयू रिवर। तो वहाँ पे ये दोनों के बीच में वॉर हुआ था, तो जिसके अंदर ये महाराजा सुहेलदेव जो है उन्होंने ये गजनवी सुल्तान को हराया था। इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये महाराजा सुहेलदेव का मेमोरियल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किया है। और ये महाराजा सुहेलदेव जो है वो जनरली कंट्रोवर्सी में रहते हैं, क्योंकि जो हिंदू एंड RSS संगठन है वो ये कहते हैं कि ये हिंदू राजा थे जिन्होंने मुस्लिमों को भारत में से भगा दिया था, तो इसलिए इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एग्जीक्यूटिव हेड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पुडुचेरी, एंड ऑप्शन डी लक्षद्वीप। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, लक्षद्वीप। अब देखिए, सवाल में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है कि जो बाकी से अलग है, किसको ध्यान में रख के? उसके एग्जीक्यूटिव हेड को ध्यान में रख के। तो इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है कि जहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव हेड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी है कि जहाँ पे एज एन एग्जीक्यूटिव हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो यहाँ पे है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड पुडुचेरी। और यहाँ पे है दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पूरी अभी एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई है। उसके अलावा है लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, लक्षद्वीप। सो अभी पुडुचेरी जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑफिस में से रिमूव किया गया है, और ये उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।